This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः मार्गशीर्ष माघ कृष्ण सप्तमी दिनांक 23 फेब्रुवारी 2022 चरक व्यवस्थान अध्याय 6 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिवलसन् मौनिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनितत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो असात्म इंद्रिया से संयोग, प्रज्ञा, पराध और परिणाम, ये तीन कारण बताए गए। इसमें असात्म इंद्रिया का संयोग प्रज्ञापराध के जरिए होता है। प्रज्ञापराधिता हितान अर्थान पंच निषेवते, ये सूत्र शरीर में आया है कि प्रज्ञापराध के जरिए ही असात्म इंद्रिया का संयोग इस प्रकार का हो जाता है। और उसमें भी रस, कर्म और काल, ये तीन असात्म इंद्रिया का संयोग ऐसे जो पूरे शरीर पर अफेक्ट करते हैं। तो रस के अतियोग से पूरे शरीर पर असर होगा। कर्म अतियोग की नयोग मिथ्यायोग ऐसा अगर करेंगे तो उसका पूरा शरीर पर असर होगा। और काल जो है उसके भी हीन योग, अतियोग, मिथ्यायोग से पूरे शरीर पर असर होंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी इंद्रिय जो है वो अपने अपने इंद्रियों की क्षति करते हैं, हानि पहुंचाते हैं उनको। और ये होने का मुख्य कारण प्रज्ञापराध ही होता है। जब हमें मालूम हो जाता है कि ये अच्छा नहीं है, इससे तकलीफ होती है, तब तो हमें सजग हो जाना चाहिए, इससे मुक्ति पानी चाहिए। लेकिन ये होता नहीं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं और फिर ये सब प्रज्ञापराध का नतीजा इस प्रकार का है। अब प्रज्ञापराध को भली भांति हम शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे। इसमें काफी मुद्दे हैं और काफी श्लोक इसके लिए लिखे गए हैं। परिणाम जो है, जो काल के स्वरूप में माना जाता है कि एक विशिष्ट कर्म का विपाक इस प्रकार के काल में होगा, और वो प्रायः कार्य से अनुभूत होता है कि इस प्रकार का विपाक आया है तो मेरा कुछ पूर्व जन्म का इस प्रकार का कर्म
होगा, अच्छा बुरा जो भी विपाक होगा वो उस काल में व्यक्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप हो जाता है, इसलिए उसको परिणाम या काल इस प्रकार का कहते हैं। और ये ज्यादातर कार्यों से ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहले उसको समझ पाना ये काफी मुश्किल बात है। गहना कर्मणो गति ही, ऐसा एक सुभाषित है कि कर्म की गति बहुत गहन है, उसको समझ लेना बहुत गहन है। और ज्यादातर जब कुछ कार्य दिखाई देता है जो हमारे कर्मों का अनुकूल इस प्रकार का नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि ये कर्मज इस प्रकार का है। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट से एक अजीब ऐलान 5-6 बरस पहले किया गया था कि कैंसर का कारण मिसफॉर्चून ये 67% में है। तो मिसफॉर्चून इसको कारण माना एलोपैथी वाले इंस्टीट्यूट ने, ये एक अजीब चीज है। और 67% में मिसफॉर्चून ये कारण है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो जो आम कारण है, बदली हुई लाइफस्टाइल और खास करके खेती में आया हुआ परिवर्तन, उसको छोड़ के हर व्यक्ति के इस प्रकार से पूर्व जन्म या कर्म उसके अनुसार उसको कैंसर होता है, ऐसा कहना मुश्किल है। तो कुछ मरीजों में ये कारण होगा, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन सभी मरीजों में इतने बड़े पैमाने पर मिसफॉर्चून को कैंसर का कारण बताना ये मूर्खता है। लेकिन जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट जैसी जानी मानी संस्था भी ये कर सकती है, तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहेंगे इस प्रकार से। प्रकुपितास्तु खलु ते प्रकोपण विशेषात् दूष्य विशेषाच्च विकार विशेषान् अभिनिर्वर्तयन्ति अपरिसंख्या। वो प्रकुपित होने पर दोष, प्रकोपण विशेषात् दूष्य विशेषाच्च, प्रकोपण के विशेष से और दूष्य के विशेष से अपरिसंख्य इस प्रकार के विकारों तक निर्माण करते हैं। तो मैंने इसके बारे में भी बहस की थी कि दूष्य विशेषाच्च ये इसमें और डाला गया है। वाग्भट ने कहते हुए सैव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान कुरुते बहु, इस प्रकार का लिखा। तो समुत्थान विशेषते स्थानांतर को प्राप्त करते हुए विविध विकारों को निर्माण करता है। यहाँ उन्हें दूष्य विशेषाच्च स्पेसिफिकली डाला है। तो दोषों के अनुसार, दोषों के विशेष के अनुसार विकार विशेषण अभिनिर्भर विकार विशेषों को निर्माण करते रहते हैं। तेच विकारा परस्परम अनुवर्तमाना कदाचिन अनुबंधन्ति कामादो ज्वरादयश्च। ये जो विकार है एक दूसरे का अनुवर्तन करते हुए कदाचित कामादि और ज्वरादि विकार एक दूसरे का अनुबंध करते रहते हैं। तो दीर्घकाल अगर व्याधि है तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, और चिड़चिड़ापन दीर्घकाल है तो शारीर व्याधि हो जाता है, ये काफी देखा जाता है। तो शारीर और मानस इस प्रकार के विकार एक दूसरे का अनुबंध रूप बन जाते हैं। तो मूल क्या है ये देखना और उस मूल की चिकित्सा करना, तो अनुबंध निकल जाएगा, ऐसा है। नियतस्तो अनुबंधो रजस्तमसो परस्परम नहीं अरजस्कन तमः प्रवर्तते। तो रज और तमस का परस्पर अनुबंध ये नियत है, इसमें कोई अपवाद इस प्रकार का नहीं है। नहीं अरजस्कन तमः प्रवर्तते, तो तम अकेला कुछ नहीं करता है, तो उसके साथ रज है तो ही तम प्रवृत्त होता है, नहीं तो तम प्रवृत्त नहीं होता है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि रज कार्मुक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तमस की कार्मुकता के लिए रज की भी आवश्यकता है। हाँ,
और इसलिए नहीं अरजस्कं तमः प्रवर्तते। अरजस का इस प्रकार का तम बगैर रजस के तम प्रवृत्त नहीं होता। प्रायः शारीरदोषाणाम् एकाधिष्ठानीयानां सन्निपातः संसर्गो वा समानगुणत्वात् दोषा हि दूषणैः समानाः। प्रायः ये कौंस में डाला गया है तो मालूम नहीं ये मूल है या नहीं है। इस प्रकार से शारीर दोषाणाम एकाधिष्ठानीयानाम, शारीर दोष जो एक अधिष्ठान में है, सन्निपातः संसर्गाः वा समान गुणत्वात्, तो समान गुण होने के कारण जो संधिपात या संसर्ग इस प्रकार का निर्माण हो जाता है। दोषा ही दूषणे ही समानाः, दोष जो है वो दूषण उनसे समान इस प्रकार से होते रहते हैं। एक बार टीका देखते हैं। शारीर दोषानुबंधमः शारीर इत्यादि एकाधिष्ठानीयानाम् इति अनेन एक शरीराधिष्ठान प्रत्यासत्या च संसर्गा दोषाणां भवति इति दर्शयति। तो एक शरीर अधिष्ठान होने के कारण दोषों का संसर्ग होता है। समान गुणत्वात् हेतु विवृणोति दोषा ही इत्यादि दूषणे रीति हेतु भी प्रायो ही दोष शारीराणां वातादीनां समान एव हेतुर्भवति। यथा अम्लं लवणं कटु च पित्तकरं, तत्र अम्लं सकफं पित्तं करोति, लवणं च सपित्तं कफं करोति। कटु तो सवातं पित्तं करोति। तथा वसन्तः श्लेष्मविकारकोऽपि आदानत्वेन वातपित्ते च करोति। तथा वर्षासुऽपि पित्तं क्षीयमानं शरति प्रकुप्य कफानुगतमेव कुप्यति। तथा ग्रीष्मो वातक्षयं वृक्षत्वेन कुर्वन् उष्णत्वेन मनाक् पित्तक्षयमपि करोति इति अनुसरणीयम्। तो एक स्थान में अगर दोष है तो उनका संसर्ग या सन्निपात इस प्रकार का बन जाता है समान गुण होने के कारण। अभी संसर्ग को समझना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि रस जो है जो एक या दो दोषों को निर्माण करने वाला या शमन करने वाला इस प्रकार का होता है। जैसे अम्ल और लवण ये दोनों रस कफ पित्त को बढ़ावे देने वाले और वात का शमन करने वाले, और मधुर रस वात पित्त का शमन करने वाला, कफ को बढ़ावा देने वाला वगैरह इस प्रकार का। तो इन रसों का सेवन होता रहता है। तो एक ही स्थान में अगर इन रसों के द्वारा दो दोष बढ़ गए और उसके साथ तीसरे दोष बढ़ाने वाले भी हेतु इस प्रकार के रहेंगे तो शायद संधिपात बन जाएगा। या त्रिदोष प्रकोप का ही हेतु होगा लकुच जैसा, तो संधिपात इस प्रकार का निर्माण होगा। दोषा ही दूषणे ही समाना, हाँ दोष जो है दूषणों से समान इस प्रकार से होते हैं। तो रूक्ष गुण से वायु बढ़ गया, शीत गुण से वायु बढ़ गया, कटुरस से वायु बढ़ गया, ये अलग अलग इस प्रकार के प्रकोप है। और इन गुणों का जो दूष्य है उनके साथ कैसा ताल्लुक है ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जो रूक्ष गुण से वाद बढ़ा है उसके शांति के लिए स्नेह ही चाहिए, जो शीत गुण से बढ़ा है उसके शांति के लिए उष्ण ही चाहिए। कटुरस से बढ़ा है तो उसके लिए मधुरामला लवण में जो सुश्रुताचार्य ने रस द्वंद्व दिए है उसके अनुसार विपरीत रस का प्रयोग होना चाहिए। तो जिस तरीके से दोषों का प्रकोप हुआ है, जिन कारणों से हुआ है, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए उसके विपरीत चिकित्सा करनी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से हो जाता है। इसमें एकाधिष्ठानीयानाम ये एक महत्वपूर्ण है। एक अधिष्ठान में होने वाले दोषों के जरिए संसर्ग या संधिपात इस प्रकार के होते हैं। और दोषा ही दूषणी ही समानाः,
तो दोष जो है वो दूषणों से समान इस प्रकार के होते हैं। तत्र अनुबंध्य अनुबंध कृतो विशेषः स्वतंत्रो व्यक्तलिंगः यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवति अनुबंध्य तद विपरीत लक्षणस्तु अनुबंध। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ अनुबंध्य और अनुबंध ये विशेष इस प्रकार का होता है। जो स्वतंत्र है, व्यक्तलिंग है, यथोक्त समुत्थान प्रशम है, वह अनुबंध्य है, जो प्रमुख है। तो स्वतंत्र होना, व्यक्तलिंग होना और जिस प्रकार से कारणों से उत्पन्न होता है उस प्रकार से कारणों से उत्पन्न होना या उसका उस प्रकार के चिकित्सा से शमन होना, ये अगर बात है तो अनुबंध्य है, प्रधान है। तद विपरीत लक्षण तो अनुबंध और उसके विपरीत लक्षण वाला यानी कि परतंत्र, दूसरे पर अधीन इस प्रकार का अव्यक्त लिंग और जिस प्रकार के समुत्थान और प्रशम होने चाहिए उस प्रकार के अगर नहीं है तो उसको अनुबंध कहेंगे। अनुबंध्य लक्षण समन्वितास्तत्र यदि दोषाः भवन्ति तत्त्रिकं सन्निपातं आचक्षते द्वयं वा संसर्गम्। तो अनुबंध्य लक्षण से संबंधित अगर दोष होते हैं तो उस त्रिक को संधिपात और दोनों दोषों को संसर्ग इस प्रकार के कहते हैं। तो इसमें दोनों ही स्वतंत्र और व्यक्त है या तीनों ही स्वतंत्र और व्यक्त है दोष जो है जब अनुबंध्य की बात करते हैं। अनुबंध्य अनुबंध विशेष कृतस्तु बहुविधो दोष भेदः एवमेष संज्ञा प्रकृतो विशेषां दोषेषु व्याधिषु च नाना प्रकृति विशेष व्यूह। तो अनुबंध और अनुबंध के विशेष से अनेक प्रकार के दोष भेद हो जाते हैं और इस प्रकार से संज्ञा प्रकृतो विशेषो दोषेषु व्याधिषु च नाना प्रकृति विशेष व्यूह। तो दोषों के बारे में या व्याधि के बारे में नाना प्रकृति विशेष इस प्रकार का व्यूह होता है। एक केवल दोष के प्रकार के अनुसार व्याधि का निदान करना और उसके लिए चिकित्सा देना, ये एक अलग पद्धति है आयुर्वेद में। तो उसमें एक एक वृद्धि क्षमता क्षयते षट्ते पुनश्च षट वगैरह वगैरह इस प्रकार से वृद्ध दोषों के पंचविंशति मित्येवं वृद्धि क्षीणेश्चतावतः 25 भेद दोष वृद्धि के जरिए होते हैं, 25 भेद दोष क्षय के जरिए होते हैं, क्षय समता वृद्धि के जरिए 12 भेद होते हैं और 63 स्वास्थ्य कारणम, जो समदोष की अवस्था है वो स्वास्थ्य का कारण इस प्रकार का बताया गया है। और ये दोषों के 63 भेद और रसों के 64 भेद ये अगर हम भली भांति समझ पाते हैं तो केवल इसके आधार पर चिकित्सा हो सकती है। यस्याद रस विकल्पज्ञा स्याच्च दोष विकल्पविद न समूह्येद विकाराणाम हेतुलिंगोपशांतिषु, कि रस भी जानता है और दोष विकल्प भी जानता है, वो हेतु लिंग और शांति के बारे में चूकता नहीं है, भली भांति उसको ज्ञान होता रहता है। और इसका एक मैट्रिक्स शाहजहां करके एक स्टूडेंट ने जामनगर में किया था और मैंने मणिपाल में उसका सॉफ्टवेयर देखा था। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करके दोष और दूष्य इनका मैट्रिक्स उन्होंने बनाया था। तो ये एक अच्छा तरीका है, इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो शायद इसके आधार पर कुछ डायग्नोसिस और इसके आधार पर कुछ चिकित्सा उभर आ सकती। वैसा ही मैट्रिक्स मैंने सिद्धिस्थान में चरक में देखा था। वात पित्त कफ मूत्र पुरुष और आम इस प्रकार का मैट्रिक्स था। तो ये भी जब पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये
महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसके आधार पर निदान हो सकता है, इसके आधार पर चिकित्सा हो सकती है। क्षरक सिद्धिस्थान मध्ये वातपित्त कफ रक्त है, सॉरी मूत्रदेव, रक्त पुरुष आणि आम इस प्रकार का मैट्रिक्स है। इन 6 भावों को ध्यान में रखते हुए उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को समझकर निदान हो सकता है, चिकित्सा हो सकती है इस प्रकार से। तो स्वतंत्र या परतंत्र है ये देखना एक महत्वपूर्ण है। मैंने कोलटकर सर के केस के बारे में बताया था कि उदरदाह और उदरशूल ये दोनों लक्षण तीव्र थे। तो शुरू में कोलटकर सर ने प्रवाल पंचामृत का प्रयोग किया जो वात पित्त दोनों को शमन करे। उसे थोड़ा रिलीफ मिला, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो फिर सर ने देख लिया कि वात प्राधान्य और पित्त अनुबंधी है, तो सर ने लवण भास्कर का प्रयोग किया उसमें। लवण भास्कर देने के बाद शूल तो शांत हो गया, लेकिन पित्त भी शांत हो गया, जो जलन थी वो भी बंद हो गई। तो ये निस्संशय रहा कि लवण भास्कर तो पित्त बढ़ावा देने वाला है। तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमः, प्रधान जो व्याधि है उसका प्रशम अगर हो जाता है तो जो उसके ऊपर निर्भर व्याधि है, गौण व्याधि है, अनुबंध स्वरूप है, उसका भी प्रशम हो जाता है। मेरे पास शुरू में तर्मक श्वास के बहुत मरीज होते थे और 10-10, 12 बरस पर के बाद ट्रीटमेंट के लिए आते थे और कफ प्राधान्य तो वमन देते थे हर वसंत ऋतु में और काफी अच्छे रिजल्ट्स आते थे, ठीक हो जाते थे। अगर कुछ कारण नहीं रहा तो पूरी तरीके से स्वस्थ इस प्रकार के रहते थे। तो मुझे आश्चर्य था क्योंकि 1 बरस के बाद तमक श्वास असाध्य बताया गया है और ये 12-13 बरस के बाद आने के बावजूद भी ठीक कैसे होता है। तो वहां तमक श्वास ये अनुबंध है, अनुबंध्य प्रतिशय होता है। शुरुआत पूछते हैं तो कहते थे कि पहले सर्दी जुकाम होता था, फिर कास हो गया और फिर तमक श्वास हो गया। प्रतिशय अथो कासा, कासा संजायते क्षयः या कास वृद्धा भवे श्वासा, ये दोनों संप्राप्तियां हो सकती है। तो उसमें प्रतिशय ही मूल विकार है, मूल व्याधि है। उसकी भली भांति ट्रीटमेंट करेंगे तो तमक श्वास अपने आप चला जाएगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अनुबंध्य क्या है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। पाददाह एक कॉमन सिम्टम है। तो उसमें पण आता सध्या श्वासाची उपद्रवात्मक लक्षण जास्त आहे. काय काय तो उपद्रवात्मक श्वासच लक्षण जास्त आहे. हा, तर तोच ट्रीट करत बसण्यात वेळ जातो. मेन व्याधी आणि त्याची करता रोगाकरता म्हणून वेगळी औषधं आलेली आहेत आणि प्रतिशय श्वासाकरता आहेत. नहीं, कुछ मरीजों में काशी प्रधान व्याधि होता है, ये संदेह की बात नहीं है। और विशेषतः शुष्क कास पित्तानुबंधी ये बहुत पीड़ादायक इस प्रकार का होता है और उसकी काफी लंबे हद तक चिकित्सा चलती रहती है, बहुत दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है तभी वो शांत होता है इस प्रकार से। तो मूल रोग क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और अधिकरण क्या है, हमने औषध कोश में अधिकार नाम का फील्ड डाला है, तो किस अधिकार में ये औषध बताया गया है वो उसमें लिखते हैं। अब जब उस रोग के लिए दवाइयां ढूंढते हैं तो उसके प्रॉपर अधिकार से भी दवाइयां सामने आती हैं और दूसरे अधिकारों में जहां इस रोग का निर्देश हो वो भी सामने रेफरेंसेस आ जाते हैं। ताप्यदिलोह का निर्देश पांडुरोग में है, विशेषाद अंत्यपस्मारं कामलांग उदजानिश इस प्रकार का वहां पे निर्देश है। तो अपस्मार, कामला और अर्श इन दोनों विकारों में ताप्यदिलोह दवा है जिसका अधिकार पांडु है।
तो अपस्मार में अपस्मार के दवाइयों का प्रयोग कब करने का और तप्तदिलों का प्रयोग कब करने का, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है। तो हमारे हिसाब से अधिकरण क्या है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। जाईल वैद्य से कोलटकर की एक बार बात हुई थी। अनुबंध अनुबंध्य ही संज्ञा दोषासाठी व स्वतंत्र परतंत्र ही संज्ञा व्याधीसाठी असे आहे की दोन्ही संज्ञा दोन्ही किंवा दोष किंवा व्याधीसाठी वापरले जातात, दोनों के लिए प्रयोग में आती जाती। विद्यादेवम मलानपि, इसमें वाग्भट में क्या क्या है, पहले व्याधि के बारे में कहा है और इसी प्रकार से दोषों के बारे में भी समझो, इस प्रकार का लिख दिया है। तो स्वतंत्र परतंत्र या अनुबंधीय अनुबंध ये संज्ञाएं दोनों व्याधि और दोष इन दोनों के लिए है। तो किसी एक स्त्री रुग्णा को उन्होंने लक्ष्मी नारायण व्रत देने के लिए कहा कोलटकर सर से। तो यू आर स्पीकिंग अबाउट पाददाह, वो वैसा ही रह गया। तर दाह बद्दल सांगत होते त्याबद्दल कसा विचार करा। तो ये खत्म कर लेते हैं किस्सा और फिर पाददाह की तरफ मुड़ते हैं। तो सर ने कहा कि ये ज्वर की चिकित्सा का, एक तो दातार गुरुजी ने उसको ज्वर में डाल दिया। लक्ष्मी नारायण, टंकण और गिरीश ये योग ज्वरघ्न योग करके दातार गुरुजी ने प्रचलन में लाया। तो हम समझते हैं कि ज्वर की चिकित्सा है। तो जाइल वैदिक है, उसका अधिकार तो प्रसूतिवात है लक्ष्मी नारायण का। अब ये कोलटकर सर को भी चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से नहीं सोचा। तो फिर सर ने कहा कि हाँ, हमें मूल अधिकार जो है वो याद रखना है कि कहाँ पे ये इस भेषज का प्रयोग बताया गया है ग्रंथों में। उसके फलश्रुति में अन्य विकार होंगे, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार के जो दोष दूष्य समूर्छना वगैरह जो भाग होंगे वो जिस व्याधि में भी होंगे उन सभी में ये औषध कारीगर इस प्रकार का होगा। पाददाह में ऐसा है कि वात प्राधान्य है या पित्त प्राधान्य है, ये देखना पड़ता है। और ठंडे पानी में पाँव रखने से अगर दाह कम हो जाता है और कम ही रहता है तो पित्त प्राधान्य ही है। ठंडे पानी में रखने के बाद थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन आगे ऐसे ही रखेंगे तो दाह बढ़ने लगता है। पानी गर्म हो जाता है, ये भी दिखाई देता है। तो समझ लेना है कि इसमें वात प्राधान्य है, तो ये सिर्फ ठंडे पानी से मिटेगा नहीं। तो वात शमन करने के लिए कुछ देना इस प्रकार का पड़ेगा। तो एरंडी का तेल लगाएंगे जो उष्णवीर्य है वैसे देखा जाए तो, फिर भी उससे दाह शांत हो जाता है, क्योंकि मूल दोष वात है। तो वात कम हो जाएगा तो उसका अनुबंधी जो पित्त है वो भी चला जाएगा इस प्रकार से। मेरे पास एक अजीब अनुभव हुआ था। एक औरत आई थी, पार्षणी, शूल और दाह ये दोनों लक्षण बहुत सख्त थे। उन्होंने काफी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लिए थे। उसकी बहू एमबीबीएस डॉक्टर थी। तो मेरे पास आया तो मैंने देखा दातार गुरु जी के अनुसार यकृत प्लीहा में काफी औष्ण्य था। तो मैंने गिरीश दिया 10 और 2 बजे लेने के लिए और पांव तल में लगाने के लिए दुर्वा तेल दे दिया। शूल भी था और दाह भी था, दोनों लक्षण थे। तो जादू जैसा परिणाम हुआ। 1-2 दिन में ही ये जलन और ये जो शूल था दोनों चले गए। उसकी बहू थी, वो आश्चर्यचकित हो गई। वो बोली मैंने एलोपैथी में इतने सारे प्रयोग किए इसके बारे में, उसको कुछ रिलीफ नहीं आ रहा था।
आपकी दवा से एक दिन में इतना असर कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि हमारे हिसाब में वात पित्त प्राधान्य है, लेकिन उसमें भी पित्त प्राधान्य ज्यादा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने दिया था दवाई। तो वो तुरंत बोली, तो फिर एंटासिड्स दे देंगे तो इसको रिलीफ होगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ये अलग बात है। हमारा पित्त शामक यानी कि तुम्हारा एंटासिड, ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। हम जिसको पित्त कहते हैं, जिसके शांति के लिए हमारे अलग अलग इस प्रकार के मुद्दे रहेंगे कि रसों से वातोव्याधीमध्ये आलेले, लेकिन कभी कभी ये पित्त प्राधान्य भी इसमें होता है, और फिर पित्त की चिकित्सा करनी पड़ती है। ये जो सूत्र है उसके आधार पर विशेषतः संक्रमित है, ये जो बात बताई गई है, तो वात का प्रकोप के कारण से ये बढ़ जाता है, तो उसमें वात की ही चिकित्सा करनी है, और रेमडेसिविर का अच्छा उपयोग होता है। तो प्रधान दोष कौन सा है और अनुबंध कौन सा है, या प्रधान विकार कौन सा है और अनुबंध क्या है, ये दोनों देखकर फिर ट्रीटमेंट होनी है। और कई बार ऐसा होता है कि मुख्य विकार अलग होता है, उपद्रव के स्वरूप में विकार ज्यादा बलवान इस प्रकार के हो जाते हैं। तो बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्से, अगर बलवान उपद्रव है तो तत्काल उसकी चिकित्सा करनी है। उदर में अतिसार हो गया तो ये जानलेवा हो सकता है, अपने आप अतिसार, हमने विरेचन द्रव्य दी है वो अलग बात है, लेकिन अतिसार अपने आप हो गया तो ये अच्छा लक्षण इस प्रकार का नहीं है। तो इस प्रकार से आमवात में ये रुद्रोग, ये उपद्रव इस प्रकार का हो सकता है। रूमेटिक फीवर खास करके, मेरे पास ऐसा एक लड़का था 13-14 बरस का, तेज बुखार था, सभी जुड़वों में दर्द था, और ये स्वर्ण शिक्षक महासुदर्शन वगैरह इससे ठीक हो गया, 2-3 दिन में ज्वर निकल गया, और जुड़वों का दर्द भी फिर आगे 2-3 दिन में खत्म हो गया। फिर भी जब मैंने ऑस्कल्टेशन किया, अशापकर्ष गति का इसके बारे में सोच सकते हैं, तो इसमें एक दोष का क्षय होता है, और फिर उसकी आपूर्ति करने के लिए दूसरा कोई दोष, अन्य दोष को लेकर वहां पे आता है। इस प्रकार का वो माधवनारायण मधुकोश टीका में इसके बारे में काफी बहस की गई है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मुझे कार्डियक मर्मर सुनाई दी। मैं बहुत नया प्रैक्टिशनर था, 1-2 बरस ही हुए थे प्रैक्टिस शुरू करके, तो मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने उनको सलाह दी कि मुझे ये मरमर आ रही है, पहले तो नहीं थी, तो शायद ये बुखार की वजह से है, आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन ले लीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया गया, तो उसने पूछा इन्वेस्टिगेशंस क्या किए हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस कुछ भी नहीं किए थे। और वैसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने कहा कम से कम एसओ टाइटर तक करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन मैंने पहली बार सुना, एसओ टाइटर इस प्रकार का कुछ इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो 400 आया, 200 उसकी नॉर्मल लिमिट है। तो बोले 400 अभी है तो उसमें तो 600 या 800 होगा, जब एक्चुअल डिसीज कंडीशन थी। उन्होंने बता दिया कि नहीं नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये स्टेनोसिस की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इतना सीवियर है, और ये ठीक होगा। अगर हमारे हिसाब में इस ज्वर का ही उपद्रव है तो ज्वर की चिकित्सा से ये शांत होगा।
उनका मुझ पर भरोसा था। ट्रीटमेंट चलती रही। हर 6 महीने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते थे। और कार्डियोलॉजिस्ट कहता था अच्छा है, आप कुछ दवा, अन्य दवा दे रहे हैं क्या? तो ये बोलते थे नहीं नहीं हम कुछ नहीं दे रहे। क्योंकि वो उनका अगर बोलेंगे कि आयुर्वेद की दवा देते हैं तो वो गुस्सा कर जाएंगे इस प्रकार से। 2 बरस के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पूरी तरीके से ठीक हो गया, अब इसको कोई ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट ने खुद बता दिया। और जाना माना काडदरे पुणे का कार्डियोलॉजिस्ट है। अब बात ये होती है कि हमारे हिसाब में इसको कैसे देखें, और मूल रोग की चिकित्सा होने के बाद ये उपद्रव जो है अपने आप शांत इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के खास करके रूमेटिक फीवर और उसके बाद में कार्डियक प्रॉब्लम, इसमें पेनिडुरा देते रहते हैं, 12 लाख का डोज रहता है, हर 3 हफ्ते बाद इंजेक्शन देते रहते हैं वगैरह। वो सब मैंने कुछ मरीजों में बंद करवाए। मूल रोग की चिकित्सा की तो आम की चिकित्सा होनी बहुत जरूरी है। तो ये आगे वाला दिक्कत चला जाता है। इसके बाद में वो अमेरिका चला गया, फिर उसको वहां पे एस्ट्रोसाइटोमा हुआ, उसकी सर्जरी हुई, और फिर वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। अमेरिका में रहता था, हमारी ट्रीटमेंट चलती रही, उसको रिलैप्स नहीं आया। ये भी एक आश्चर्य माना जाता है, एस्ट्रोसाइटोमा में सर्जरी के बाद रिलैप्स होता रहता है। लेकिन उसको रिलैप्स नहीं हुआ, वो 4-5 बरस उसकी ट्रीटमेंट चली उसके बाद भी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि मूल रोग कौन सा है जो स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण इस प्रकार का है, या मूल दोष कौन सा है स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण इस प्रकार का, उसकी चिकित्सा हमें करनी है। और आशयापकर्ष गति को समझना एक और अहम मुद्दा इस प्रकार का है, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तदा भेदश्च दाहश्च तत्र अनवस्थितः प्रकृतिस्थं यथा पित्तं मारुतः श्लेष्मण क्षये स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पते तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः। तो श्लेष्मण क्षय, कफ के क्षय होने की अवस्था में प्रकृतिस्थ पित्त को वायु लेके जाता है, स्थानात आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पते या प्रसर्पते, जहां जहां लेके जाता है वहां वहां तदा भेदश्च दाहश्च, भेद और दाह इस प्रकार के एक पित्त वात का लक्षण और एक पित्त का लक्षण, तत्र तत्र अनवस्थित, ये अनस्टेबल होता है नहीं होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में कफ वृद्धि करने की चिकित्सा देनी चाहिए। कफ क्षय हुआ है उसको बढ़ाना है, तो ये पित्त अपने आप अपने स्थान पे वायु लेके जाएगा, फिर से वापस लेके जाएगा। तो ये बात पाददाह में भी हो सकती है। और कफवर्धन करने के चिकित्सा से ये दुरुस्त होगा, ऐसा रहेगा। तो सही निदान किस प्रकार से होगा, ये एक महत्वपूर्ण है। और फिर उस निदान के अनुसार हम चिकित्सा करेंगे तो सफलता उसमें जरूर मिलेगी, ये संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। एवमेष संज्ञा प्रकृतो भिषजान दोषेषु व्याधिषु च नाना प्रकृति विशेष व्यूहा। इसके बारे में टीकाकार कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं एक बार। यथोक्त समुत्थान प्रशमा इति स्वहेतु समुत्थितः स्वचिकित्सया एव प्रशमनीयः किंवा स्वतंत्रः इत्यनेनापि स्वविकारकरणे प्राधान्यमुच्यते। स्वतंत्र ही दोषा प्रकोप काले विकारान् करोति, अस्वतंत्रस्तु स्वतंत्र प्रकोप काले एव विकारं प्रधान दोषेरितः सन् करोति। तद्विपरीत लक्षण इति अनेन अव्यक्तलिङ्गः अस्वहेतु प्रकुपितः परचिकित्सा प्रशमनीयः च अनुबन्धः इति लभ्यते। अनुबन्धो हि अबलत्वेन न लिङ्गं व्यक्तं करोति, तथा परहेतूनां किञ्चित् अनुगुणेन कृतः परचिकित्सया एव किञ्चित् अनुगुणया शाम्यते।
यथा शरदिश्लेष्मा पित्त हेतुना जलादि आम्लविपाकेन जन्यते सच पित्त चिकित्सया एव पित्तसर्पिरादिकया कफेऽपि अनुगुणतया शाम्यते। तो शरद ऋतु में ये बात कही गई है कि तस्य चानुकफः इस प्रकार का भी होता है, तो लेकिन पित्त चिकित्सा से ही उसका उपशम होता है। द्वय वा अनुबंध्य लक्षणं प्राप्तं संसर्गम् आचक्षते इति वचन। अनुबंध्य शब्दश्चायं व्यक्तलिंगतादि धर्मयुक्ते दोषे वर्तते। तेन अप्रधान अनुगमनीय सन्निपाते अनुबंधाभावेऽपि अनुबंधः इति व्यपदेशो भवत्येव अनुबंध्य अनुबंध रूप संसर्ग विशेषण कृतः। नो अनुबंध्य जो है दोनों प्रधान है, दोनों का संसर्ग बनता है, किंतु अप्रधान अनुगमनीय सन्निपाते कि जिसमें अप्रधान या अनुगमनीय इस प्रकार का है, अनुबंधा भावेऽपि अनुबंधः इति व्यपदेशो भवत्येव। अनुबंध न होने के बावजूद भी अनुबंध इस प्रकार का व्यपदेश उसको किया जाता है। दोनों लेकिन अप्रधान अनुगमनीय संधिपात है, अगर अप्रधान इस प्रकार का अनुगमनीय संधिपात है तो इसमें वृद्ध वृद्धतर वृद्धतम ये बात बताई गई है। तो एक अनुबंध अनुबंध्य और एक अनुबंध इस प्रकार का भी संधिपात होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पित्तानुबंधी वातजकास मध्ये यष्टी दिल्यावर थोडा रिलीफ मिळतो, पण परत रिकरन्स होतो, काय योजना करू शकतो? स्नेहन और बस्ती, वात का प्राधान्य जनरली होता है, तो स्नेहन और बस्ती का प्रयोग होना है। पत्रपुट्टिली ऐसा अमावस्था है तो पत्रपुट्टिली, नहीं तो पिंड स्वेद निरामावस्था में ये भी जरूरी होता है। पित्त प्राधान्य अगर ज्यादा है तो फिर यष्टि के साथ वासा का भी प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। संज्ञा प्रकृत इति अनुबंध्य अनुबंध संधिपात संसर्ग ज्वराति सारादि संज्ञा कृतः इत्यर्थः। नाना प्रकृति विशेष व्यूह इति यथोक्त नानाकरण विशेष कृतो ज्वराति सारादि रूपो व्याधीनां दोषाणां च समूहः इत्यर्थः। तो नाना प्रकृति विशेष व्यूह यथोक्त नाना कारण विशेष कृत ज्वराति सारादि रूप व्याधीनां दोषाणां च समूहः। एवं कृच्छ्रमानृणां दुष्यन्ति व्याधि संकराः, ये जो बात कश्चित् रोग से हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यते न प्रशान्नपि चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च। एवं कृच्छ्रमानृणां दुष्यन्ति व्याधि संकराः। उसकी अगली पंक्ति क्या है? प्रयोगा परिशुद्धता तथैव तथा चान्योन्य संभवात्। तो प्रयोग अपरिशुद्ध होने के कारण तथा च अन्योन्य संभवात, और एक से दूसरा निर्माण होने के कारण व्याधि संकर होते हैं। और ये बात अभी एलोपैथी के द्वारा स्पष्ट रूप से की जाती है। अभी हम किसी एडमिट केस पेपर देखते हैं तो शुरुआत कैसे करता है? नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, DM एंड HD, ऐसे शुरुआत करते हैं। तो डायबिटीज कब हुआ, HD कब हुआ, ये बताते हैं। फिर अभी कार्डियक पेन या चेस्ट में पेन हुआ, बेचैनी हुई, इसलिए एडमिट कर दिया, इस प्रकार से। अब इनके हिसाब में डायबिटीज और हाइपरटेंशन पहले से है, अभी कार्डियक कंडीशन इस प्रकार की है और IHD है या MI होने के चांसेस है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब डायबिटीज और हाइपरटेंशन को इसकी कारणता है या नहीं है, हो सकती है। डायबिटीज के पेशेंट में इस प्रकार से हार्ट में विकृति होना और हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ जाना, या कभी कभी ऐसा भी होता है दिल का दौरा हो जाता है, पता नहीं लगता, बाद में स्कार दिखाई देता है ECG में, तो बताते हैं आपको इस हार्ट अटैक होके चला गया, आपको पता नहीं चला, इस प्रकार। अब अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड है
तो हृदरोग क्यों हुआ? तो फिर बात ऐसी आती है कि शुगर कंट्रोल्ड है, डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है। जो भी एंटी डायबिटिक दवाइयाँ चलती है, चाहे गोली हो या इंसुलिन हो, जब कुछ जो भी कुछ हो, वो सिर्फ शुगर को मेंटेन करती है। डायबिटीज अपना काम करता ही रहता है, और इसीलिए रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी या फिर न्यूरोपैथी वगैरह बातें होती रहती है। तो प्रयोग अपरिशुद्धत्व, अभी फिलहाल फार्मेसी ने जो कॉन्सेंट्रेट किया है, तो फार्मेसी और पैथोलॉजी, इन दोनों का मेल जोल है आपस में। ये पैरामीटर्स है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ी है, थायराइड में परिवर्तन आया है, ये दवा दे दी तो शुगर नॉर्मल हो गई, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, थायराइड की लेवल नॉर्मल हो गई, बस पेशेंट ठीक हो गया। ऐसा समझ लेना चाहिए। अब ये सच्चे रूप में ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ आ गया है, उसको सिम्टम्स चले गए हैं। अब इस पैथोलॉजिकल लक्षणों को भी सिम्टम मानना एक जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर मूल रूप से ये विकार ठीक हो गए या नहीं हो गए, तो नहीं हुए, ऐसी स्थिति। एलोपैथी जब तक कारणों को देखेंगी नहीं, कारणों को टालेगी नहीं, तब तक विकार दुरुस्त होना असंभव है। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जन में हमारा अहम सूत्र है, चिकित्सा यानी कि निदान परिवर्जन। यही संक्षेप में चिकित्सा है। तो कारणों को ढूंढेंगे नहीं, कारणों को टालेंगे नहीं, तो विकार दुरुस्त होगा ही नहीं। पूरा समाज इसी प्रकार से डायबिटीज, हाइपरटेंशन के लिए दवा लेता रहेगा पूरे जन्म तक, और फिर भी उससे उपद्रव होते ही रहेंगे, उपद्रवों से बच नहीं पाएंगे। तो ये प्रयोगापरिशुद्धत्वात् तथा च अन्योन्य संभवात, प्रयोग की अपरिशुद्धि होने के कारण और अन्योन्य संभव इस प्रकार के होने के कारण व्याधि संकर इस प्रकार के दिखते हैं। उन दोनों का मूल कारण आम दोष इस प्रकार का हो सकता है, पचन अच्छा नहीं होना इस प्रकार का हो सकता है, जिसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। वो कुछ देखना ही नहीं है इस प्रकार से। और डाइजेस्टिव सिस्टम का सभी सिस्टम से संबंध है, ये बात भी किसी के दिमाग में आती नहीं है। सभी रोगों के लिए लाइफस्टाइल पूछना, खाने पीने के बारे में पूछताछ करना, उसके बारे में सलाह देना, ये जरूरी है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। अब पूरे विश्व के समाज को इन्होंने इस तरीके से गलत रास्ते पे लाके रख दिया है। परहेज की कुछ आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये गोलियां खाते रहो, आपका विकार कंट्रोल में रहेगा इस प्रकार से, या ठीक हो जाएगा इस प्रकार से भी बता देंगे। और ये मूर्खता है, ये गलत है, ये ऐसा होता नहीं है इस प्रकार से। और समाज पूरा निद्रिस्त है, समाज को कुछ भी मालूम नहीं है कि एलोपैथी की दवाइयां इस प्रकार से बरसों बरसों तक लेते रहने से हम स्वस्थ रहे हैं, ये पूरी मूर्खता इस प्रकार की है। तो प्रयोगापरिशुद्धता तथा चान्योन्य संभवात, एक से दूसरा वैध निर्माण होना, ये जो बात वहां पे बताई गई है वो भी काफी अहम इस प्रकार की है। और मूलभूत दोषोपबृहित लब्धबलश्चेद व्याधि उपद्रवं करो, व्याधि के जो मूलभूत दोष है उनको अगर बल मिलेगा तो व्याधि उपद्रव निर्माण करता है। मूल व्याधि ठीक हुआ ही नहीं, और कारण परंपरा तो चली ही जा रही है इस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में ये जाहिर है कि नया विकार इस प्रकार से निर्माण होगा, उपद्रव इस प्रकार से निर्माण होंगे, और मूल रूप तक जाकर चिकित्सा जब तक नहीं करेंगे तो कोई भी विकार ठीक नहीं होगा। तो ये बड़ी मुसीबत है अभी इस प्रकार से। और ये जो नाना प्रकृति विशेष व्यूह इति यथोक्त नाना कारण विशेष कृतो ज्वराति सारादि रूपो व्याधिनां दोषाणां च समूहः, प्रकृति का मतलब
कारण इस प्रकार का, और उस कारणों के जरिए जो विशेष इस प्रकार का ज्वरातिसारादि रूप व्याधि या दोषों का समूह इस प्रकार का निर्माण हो जाता है। विशेषामिति पदेन वैद्यानाम एव इयं समय सिद्धा अनुबंध्यादि संज्ञा इति दर्शयति। तो ये आयुर्वेद शास्त्र की संज्ञा इस प्रकार की, अनुबंध्य अनुबंध इस प्रकार की। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी बातों को भली भांति समझकर कैसे क्या शुरुआत हुई थी और पहले किस किस प्रकार के व्याधि हुए थे, ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अब तुम ऐसा मानते हैं कि रक्त प्रदर जैसी बीमारी है या उसके पीछे भी फाइब्रॉइड है, अब 35वें बरस में यूटेरस निकाल दिया और अब यूटेरस ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मानकर हम समझते हैं कि उसका कोई संबंध नहीं आगे वाले विकारों में। लेकिन ये बात जाहिर है कि उसको निर्माण करने वाले जो दोष दूष्य वगैरह थे, उसको हमने कहाँ देखा, उसके कारण क्या देखे, उसकी चिकित्सा क्या की। तो उसके जरिए अगर दूसरा कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, चाहे कुष्ठ उत्पन्न हो रहा है, चाहे कटिशूल वगैरह इस प्रकार के लक्षण है, चाहे ओबेसिटी हो रही है, उन सबके पीछे ये गर्भाशय स्थित दोष है और गर्भाशय ही निकाल दिया इस प्रकार से, तो वो दोष वहां पे गर्भाशय नहीं है, लेकिन दोष प्रकोप तो होता ही रहेगा, कारण चालू है, तो वो दूसरे किसी रूप से उभर आते हैं। शीत पित्त और अम्ल पित्त में ये काफी देखा जाता है कि अम्ल पित्त की चिकित्सा के लिए एंटासिड्स का प्रयोग होता रहता है उससे छर्दी बंद हो जाती है। छर्दी बंद हो जाती है तो पित्त का संचय होता रहता है और उसका जो मुख्य मार्ग है ऊपर से निकल आना वो बंद हो जाता है। ऐसी हालत में पित्त जो है वो शाखाश्रित हो जाता है और शीत पित्त निर्माण करने लगता है। अब उसको एलर्जी क्राइटेरिया करते हैं, उसके एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट देते रहते हैं। मूल रूप से अम्ल पित्त की चिकित्सा वहां पे करनी है तो शीत पित्त चला जाएगा, चाहे हम उसको वोमन वगैरह कराए। कोलटकर सर की केस थी, इसमें ऐसा कुष्ठ निर्माण हुआ था। विसर्प कोष्ठ कुष्ठाक्ष कंडु पांडवा मय ज्वराः सकाश श्वास उल्लास व्यंग्य श्वेतो वमे है। तो वमी की आवृत से कुष्ठ भी निर्माण होता है, कोठ वगैरह भी निर्माण होते हैं। तो कोलटकर सर ने उसको सुवर्ण सूचकर के साथ यष्टि मधु दिया था। कोई छात्र था, मैंने कई बार ये बताई है केस तो वो बोला कि इतनी मात्रा से यष्टि मधु से क्या होगा, तो सर ने उसके बोतल उसके हाथ में दे दिया और बता दे तुम्हें जितनी डालना है वो डालो तो उसने थोड़ा भयभीत होकर भी दुगनी मात्रा डाली कुड़िया लेकर उस औरत का लड़का आया था, वो लेकर चला गया। सर और छात्र वहीं पे थे। एक पौने घंटे के बाद वो लड़का दौड़ते वापस आ गया तो सर ने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला आईला बाथरूम भर उल्टी झाली है बहुत बड़े पैमाने पर वमन हो गया। वो यष्टि मधु का डोज 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम हो गया, तो उसको बहुत बड़ी उल्टी हो गई और फिर आशक्ति आई थी। संयोग से वो नजदीक रहने वाले थे, तो कोलटकर सर और छात्र दोनों उस औरत को देखने के लिए गए। फिर सर ने लक्ष्मी विलास वगैरह कुछ दवा दे दी और वो ठीक हुई, और ये वमन हो जाने के कारण वो तुरंत ठीक हो गई क्योंकि मूल रूप से जो अम्ल पित्त और एंटासिड्स लेना और फिर वमन का मार्ग रुक जाना और ये कुष्ठ निर्माण होना, पूरे बदन से स्राव होता था इस प्रकार से। ये सभी बातें मूल रोग की चिकित्सा होने से ठीक हो गई और वो कुष्ठ से भी मुक्त हो गई और अम्ल पित्त से भी मुक्त हो गई।
तो मेरे पास इस प्रकार का, मैं एक्चुअली 3rd ईयर में था, एक छात्र था 1st ईयर में था, उसको ये एलर्जी प्रतिक्रिया, हर रोज गोली लेता था एंटी एलर्जी, 5 बरस चल रहा था ये सिलसिला। तो मैंने हिस्ट्री ले ली तो मुझे पता चला कि बहुत सारे कारण है। तो कोणाचा आहे बघतोस का थोड़ी देर? तो परहेज के बारे में मैंने बताया और उसको भी स्वर्ण सूचकार और यष्टि मधु ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैंने दिया। तो वो बोलने लगा मुझे फिर से जलन होने लगी है उस स्थान में। तो मैं थोड़ा चौंक गया, अभी क्या करेंगे? तो फिर मैंने उलट कर सर से सलाह मांगी। वो बोले ठीक है, अगर तैयारी है तो वमन दे दो ये दोष कोष्ठगत है तो वमन अच्छा रहेगा। मैंने तो बीएमएस पूरा भी नहीं किया था, 3rd ईयर में था मैं। तो सर ने बोला है तो मैंने वमन दे दिया वमन अच्छा हुआ। और फिर उसको विरेचन भी दिया, रक्तमोक्षण भी किया और वो दोनों रोगों से मुक्त हो गया। 5 बरस तक वो अम्लपित्त एंटासिड दवा खाता था और ये पित्त उल्टी होकर बाहर निकलना बंद हो गया और ये एलर्जी प्रतिक्रिया शुरू हुआ। फिर उसके लिए एंटी एलर्जिक खाता रहा इस प्रकार से। तो वो मूल रोग क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। उसकी अगर भली भांति ट्रीटमेंट नहीं हुई है तो उसकी पहले ट्रीटमेंट करनी है। ये कोष्ठ शाखा गति के लिए भी उदाहरण अच्छा है इस प्रकार से। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो डायबिटीज है कंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है कंट्रोल्ड है, ऐसा कहने से हमारे हिसाब में तो वो कंट्रोल्ड नहीं है। सिम्टोमेटिकली कंट्रोल्ड है, लेकिन हमें समझ लेना है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन इस शरीर में है, इस रोगी में है और उसकी भी चिकित्सा हमें करनी है। बावजूद जो अभी सिम्टम्स लेके आया है उसके चिकित्सा के बावजूद भी उसकी ट्रीटमेंट करनी है। और शायद ये बात हो सकती है कि उसके उपद्रव रूप में अभी का व्याधि हो, तो उस व्याधि के लिए भी उस व्याधि की चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। वैद्य सीपी शुक्ला ने की रुग्णाला जाणवण्या जबाबदारी उदरसारखे लक्षणे निर्माण झाली आणि त्याचे निदान पुनरावर्तक ज्वर केले व पुनरावर्तक ज्वराचा कषायाला फलश्रुतीने उदर पोट अशी लक्षणे आली आहेत। बरा, ये तो मैंने सुना नहीं था, लेकिन ये एक दूसरा भी सीपी शुक्ला बताया करते थे कि अर्श का मरीज था, ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में कामला हुई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था फिर भी कामला क्यों हुई और वो मिट नहीं रही थी। तो उसके बाद में वो इसके पास आया। तो श्राव्य अर्श था, दुष्ट रक्त था, उसके कारण थे। तो तथापि अपकुर्वते, अगर इस प्रकार के दुष्ट रक्त का हम स्तंभन करेंगे तो इसमें कामला निर्माण होती है, ऐसा बताया गया है। तो सर ने, सीपी शुक्ला ने अर्श कुठार प्रयोग रस का प्रयोग किया और उससे उसकी कामला ठीक हो गई। तो ये सीपी शुक्ला सर के ये केस उन्होंने काफी बार बताई। मैं 3-4 सेमिनार्स में मैंने उनसे ये केस सुनी इस प्रकार से। ये तो मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन ठीक है, इस प्रकार से पुनरावर्तक ज्वर के कारण अगर कोई बीमारियां निर्माण हो रही है तो उसी की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। ग्रंथि पितानेच्या अभ्यासात पुनरावर्तकम ज्वरम, ये गुरुची वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं। तो ये बातें हम ध्यान में रखें। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां
श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् आज दोपहर में योग सूत्र का वाचन होगा, तो जिनको दिलचस्पी हो ज्वाइन करें। द रॉयल बेस तिल तेल का कोकोनट तेल में किया था और बाद में हमने कभी बनाया नहीं, उस समय में बनाया था, लेकिन अच्छा रहा उसका परिणाम। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः